नमस्कार, मैं हर्षिता बघेल एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के बारे में। भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्म उत्सव 2022 के उद्घाटन समारोह में प्रख्यात अभिनेता अक्षय कुमार और सुप्रसिद्ध विवेक अग्निहोत्री बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। 3 दिवसीय शामिल इस फेस्टिवल का उद्घाटन 25 मार्च को शाम 6 बजे विशनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में होगा। उद्घाटन समारोह के दूसरे दिन 26 मार्च की शाम को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में द कश्मीर फाइल्स भी दिखाई जाएगी। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। भाग लेने वाले बच्चों में 22 राज्यों में से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थीं। इनमें से 120 फिल्में समारोह के में प्रदर्शन के लिए चुनी गई हैं। 4 अलग अलग जगहों पर इन फिल्मों को दिखाया जाएगा, जिनमें कुछ फिल्में शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और कैंपस फिल्में हैं। इन फिल्मों के निर्माता एवं निर्देशक भी बड़ी संख्या में इस फेस्टिवल में शामिल होने आ रहे हैं। यह जानकारी गुरुवार को भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कुटियाला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि उद्घाटन समारोह में अक्षय कुमार और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के अलावा भी कुछ अतिथि शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश और आयोजन समिति के अध्यक्ष दिलीप सूर्यवंशी भी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले 24 मार्च को शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल पर सिने चित्र प्रदर्शनी कल, आज और कल का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि 25 से 27 मार्च तक आयोजित इस फिल्म उत्सव में समापन 27 मार्च को रविंद्र भवन के नवीन सभागृह में किया जाएगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रसारण डॉक्टर लोकनाथन मरुगन्स शामिल होंगे। साथ ही प्रख्यात अभिनेता और पंडित लक्ष्मी चंद्र, राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति गजेंद्र चौहान, फिल्म निर्देशक अभिनव कश्यप और विवेक अग्निहोत्री बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा देश भर से प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता एवं कलाकार आएंगे, जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आ रहे युवाओं के साथ अपने अनुभव को भी साझा करेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, जहां इंदौर में बुधवार देर रात भाजपा नेता के बेटे की हत्या कर दी गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और ट्रक में आग लगा दी। उन्होंने मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों से भी मारपीट की। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंच गए। किशनगंज के पिकडम्बर में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने चिन्हित आरोपियों में अवैध निर्माण ढहाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार किशनगंज के पिकडम्बर इलाके में बुधवार देर रात सुजीत ठाकुर अपने दोस्तों के साथ राव की होटल से लौट रहे थे। वह पास ही हो रही एक बोरिंग के पास जा पहुंचे। यहां रहने वाले कुलदीप पवार ने धूल कम उड़ाने के लिए उनसे कहा। इस पर सुजीत और कुलदीप का विवाद हो गया। सुजीत ने महू से कुछ लोगों को भी बुलवा लिया। सभी ने मिलकर कुलदीप पर हमला कर दिया। वह भागते हुए 4 लेन तक आ गए थे। यहाँ पहले से मौजूद हथियारबंद लोगों ने सुजीत और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया और पेट और सीने में चाकू लगने से उनकी मौत हो गई। हमले में पिंटू, वीरेंद्र, माधु चौहान, जगदीश चौहान, कुलदीप पवार और धर्मेंद्र जनवार घायल हैं। सभी को गंभीर हालत में चौहितराम अस्पताल पहुंचाया गया। सुजीत भाजपा के पूर्व ग्रामीण उपाध्यक्ष उदल सिंह ठाकुर का बेटा है। किशनगंज में एक तरफ राव तो दूसरी तरफ सोनवाई टोल तक 2 घंटे तक करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। रात भर अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, उनसे मारपीट भी की गई। एक ट्रक में आग लगा दी गई। इसका वीडियो बना रहे लोगों के फोन भी छुड़ाकर फेंक दिए गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का एक गोला फेंका गया। इसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। घटना में पुलिसकर्मी व मीडिया कर्मी भी घायल हुए। देर रात तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए रहे। पिकडम्बर में हुई घटना के बाद सोशल मीडिया पर राजस्थान का एक फेक वीडियो वायरल हो रहा था। इस पर इंदौर पुलिस के एडीएम पवन जैन ने कहा कि फेक वीडियो चलाने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, जहां
मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति मामले में अब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। मध्य प्रदेश में इंदौर खंडपीठ ने कहा है कि भले ही बेटी की शादी हो गई है, यह भी शादीशुदा हो, लेकिन वह अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए हकदार रहेगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद करोड़ों ऐसे आश्रित जो अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं, उन्हें बड़ा फायदा भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक संतोष परमार नेहरू नगर स्थित सरकारी कॉलेज में पढ़ाती हैं। 2020 में उनका निधन हो गया। संतोष परमार दृष्टिहीन शिक्षिका थीं। वहीं उनके निधन के बाद उनकी बेटी तरुणा द्वारा दिसंबर 2020 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था, जिस वक्त 23 जुलाई 2021 को शिक्षा विभाग द्वारा उनके शादीशुदा होने का हवाला देते हुए उन्हें नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता आनंद अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती देते हुए अनुकंपा नियुक्ति की मांग भी की गई थी। याचिका में बताया गया कि अनुकंपा नियुक्ति मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां शादीशुदा बेटी को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है या इसका जिक्र किया गया हो। इसके बाद याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि भले ही बेटी शादीशुदा हो, लेकिन उसे अनुकंपा नियुक्ति पाने का पूरा अधिकार है। मां की जगह पर बेटी अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए पात्रता भी रखती है। बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट की फुल बेंच के सामने याचिका दायर की गई थी, जिसने आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट से कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति का हक बेटी को भी है, भले ही बेटी शादीशुदा ही क्यों ना हो, वह इसका लाभ ले सकती हैं। वहीं इस मामले में शादीशुदा बेटी के भाई और बहन ने भी आपत्ति जाहिर की है। देखिए, बात करते हैं शिवराज सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में, जहां मध्य प्रदेश के सीएम ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं का एक एक बीज, एक एक दाना खरीदा जाएगा। धान के विक्रय और धान की मिलिंग के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल सीएम शिवराज मंत्रालय में रबी उपार्जन और भंडारण, धान के निस्तारण, मिलिंग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि धान का विक्रय तेजी से किया जाए। इसके अलावा धान की मिलिंग के संबंध में भी जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए। इतना ही नहीं, अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों से जल्दी खरीदी करी जाए, किसानों से उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा रबी पंजीयन 2022 से इसके नए प्रावधानों के साथ ही गेहूं का उपार्जन करने की सलाह भी दी है। और सीएम शिवराज ने कहा कि गेहूं पाईजन केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया जाएगा। पंजीयन की व्यवस्था के साथ साथ बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ ही गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में भी नॉमिनी की व्यवस्था की गई है और एसएमएस के स्थान पर स्लॉट बुकिंग करने को बढ़ावा दिया गया है। वृद्ध और शारीरिक रूप से जो लोग अक्षम हैं, उनके लिए भी पंजीयन की व्यवस्था अलग से की गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।